तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल के हमने एपिसोड में इस एनकाउंटर के बारे में कुछ सवाल खड़े किए थे। आपका बहुत सारे लोगों का एक बात, जो एक व्यू पॉइंट जो उभर के सामने आता है, वो ये था कि अगर क्रिमिनल पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, उसके जवाब में अगर पुलिस जवाबी फायर में वो क्रिमिनल मारा जाता है तो इसमें क्या इतराज़ है। आपने ये सवाल उठाया। हालांकि मेजॉरिटी जो लिसनर है, सुनने वाले, देखने वाले, उनको ये एपिसोड पसंद आया, लेकिन कुछ सुहृद लोगों ने, अच्छे दिलो दिमाग के लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि एनकाउंटर सही था, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मेरा एक ही सवाल है, आप ज़रा सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से एक ही सवाल है कि क्या कल का एनकाउंटर किसी ने अपनी आंखों से देखा? पूरा मीडिया वहाँ पे था। किसी मीडिया ने पुलिस और जो दोनों आरोपी थे उनके बीच में होती गोलाबारी दिखाई? किसी ने किसी पुलिस वाले की शक्ल दिखाई जो उनको आमने सामने खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हो कि आप सरेंडर कर दीजिए नहीं तो मार देंगे? यहाँ पूरे मीडिया कवरेज में कहीं भी दोनों आरोपियों की कोई तस्वीर सामने आई? लाखों करोड़ों लोगों ने गोलियों की आवाज़ सुनी है, एनकाउंटर हो रहा है वो देखा है, लेकिन एनकाउंटर कैसे हुआ ये किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद ये बातें खड़ी करना कि पुलिस ने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया, 4 घंटे मुकाबला होता रहा और दोनों आरोपी ढेर कर दिए गए, लोग खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। मेरा एक ही सवाल बार बार पूछता हूं कि इन एक्चुअलिटी अगर इतना बड़ा मीडिया का जमावड़ा था तो पुलिस ने वो एनकाउंटर की लाइव रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होने दी? या अगर पुलिस ने खुद लाइव रिकॉर्डिंग की है तो उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? अब पंजाब के डीजीपी कहते हैं कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक उस सीन की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोरेंसिक जांच हो रही है, उसके बाद में जो उसकी पड़ताल सामने आएगी वो मीडिया को बाद में बताया जाएगा। अब जिस एनकाउंटर को आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि वहाँ क्या हुआ उस घर के अंदर, उसके बारे में आप क्यास कैसे लगा सकते हो? ये तो पुलिस का वर्शन है। पुलिस ने कहा कि हमने उनको वार्निंग दिया, क्या बाहर आ जाओ, नहीं आए, उन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमने जवाबी फायर किया। अब ये वन साइडेड वर्शन है, ये पुलिस का कहना है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर वो आदमी ज़िंदा होते तो इस बात का जवाब देते कि हमें पुलिस ने कहा था सरेंडर कर दो, हमने कर दिया। मैं कल भी बोल रहा था, कोई आदमी पुलिस के सामने जिसको पता होता है कि हम 2 हैं, हम अकेले हैं, बाहर 200, 400, 500 पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं भाग नहीं सकते, तो वो क्यों लड़ेगा? ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज़ होती है। डूबता हुआ भी तिनके का सहारा ढूंढता है कि मैं बच जाऊं, मरूं नहीं। ये कहावतें नहीं है, ज़िंदगी की हकीकत है। और जिस आदमी को आप दीवार के साथ खड़ा करोगे, पुश टू द वॉल, वो आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, मरने की कोशिश नहीं करता। अगर उनको मरना ही था तो इतने घंटों में उन्होंने पुलिस के साथ क्यों मुकाबला किया? वो एक गोली अपने सर में खुद भी मार सकते थे। अगर उनको यही एहसास होता पुलिस तो उनको मारने ही आएगी। तो दोस्तों, असल में बात वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है, सच वो होता है जो सामने आता है। हमने ऐसे बहुत से एनकाउंटर ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं, इसलिए बात करने की हिम्मत रखते हैं। बात कुछ ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि पुलिस बहुत बड़े प्रेशर के नीचे थी। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर ने पंजाब में एक नई किस्म की सोच खड़ी की थी। पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे,
सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे, उसकी सिक्योरिटी वापस ली गई, पुलिस ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। 52 दिन हो गए, पंजाब पुलिस ने किसी मेन आरोपी को नहीं पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने इतने आरोपी पकड़ दिए, उनको उनकी इंटरोगेशन भी कर ली और करने के बाद उनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस ने क्या किया? इस किस्म के सवाल खड़े हो रहे थे। उसी दौरान डीजी को बदला गया, उसी दौरान कुछ और ट्रांसफर हुई, उसी दौरान एक नई टीम बनाई गई। पहले एसआईटी काम कर रही थी, फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को इंचार्ज बना दिया गया कि आप देखो गैंगस्टर का मामला है। तो इस तरीके से पंजाब पुलिस पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसको आप कल के कारनामे को पुलिस की कामयाबी मत समझो। जो 52 दिन पुलिस इन 2 आरोपियों को, जो पंजाब में घूम रहे थे, अपने ही हलके में घूम रहे थे, अगर उनको ट्रेस करने में पंजाब पुलिस का खुफिया तंत्र नाकामयाब रहा तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी। और उसके खिलाफ मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्लमंद क्रिमिनल कभी भी पुलिस के ऊपर फायरिंग नहीं करता, पुलिस से मुकाबला नहीं करता, वो अपने आप को पेश करता है। और दिल्ली पुलिस ने जितने लोग पकड़ने का दावा किया है, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने सरेंडर किया है। उनको पता था कि अगर हमने सरेंडर दिल्ली में नहीं किया या हरियाणा में नहीं किया या दिल्ली पुलिस के सामने नहीं किया तो पंजाब पुलिस हमें एनकाउंटर में मार डालेगी। और इसी बात का सहारा लॉरेंस बिश्नोई ने इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट तक की अदालतों को अप्रोच करके बना रखा था कि अगर मुझे पंजाब भेजा गया मैं मारा जाऊंगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने गाइडलाइन फिक्स की कि इसको कैसे लेके जाया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसको ट्रैवलिंग के टाइम पे वीडियोग्राफी की जाएगी। तो वो एक शातिर अपराधी का कानूनी दिमाग उसके सलाहकारों के साथ मिलके बैठी प्लानिंग के तहत ये सब रियायतें कोर्ट से ली गई। आप अगर आज पंजाब पुलिस पे ये इल्ज़ाम लगाते हो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ 20-20, 30-30 आदमी क्यों घूमते हैं, वो पंजाब पुलिस की गलती नहीं है, वो कोर्ट के डायरेक्शन का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन लाने में पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने कल भी बात की थी कि एक पुलिसिंग के कल्चर की बात होती है, एक पुलिस का एक काम करने का तरीका होता है। उसमें पंजाब पुलिस काफ़ी सालों से बदनाम रही है कि जो शॉर्टकट में जाती है और केस को सॉल्व करने में जो एक्स्ट्रा जो जुडिशल तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस रेपुटेशन को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने ये गुहार लगाई थी कि पंजाब पुलिस मुझे एनकाउंटर में मार देगी। और जो लोग दिल्ली में सरेंडर नहीं किए उनका क्या हुआ? एनकाउंटर में मारे गए। तो ये एक रेपुटेशन जो पंजाब पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है, पहले इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है। आप क्रिमिनल को एलिमिनेट करके क्राइम एलिमिनेट नहीं कर सकते। कहते हैं चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जो इनकी जड़ है, जो इन लोगों को पनपते हैं, जो इन लोगों को खड़ा करते हैं, जो इनको संभालते हैं, जो इनको सरपरस्ती करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, उनके तक पहुंचने की ज़रूरत है। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि रूपा मन्ना के मरने से पंजाब में क्राइम ख़त्म नहीं होगा। इनको पीठ पे इनकी थपाई देने वाले, थापड़ा देने वाले लोगों तो जब तक आग नहीं पकड़ोगे तब तक ये क्राइम ख़त्म नहीं होगा। क्राइम अपने आप में बहुत बड़ा पेशा है और जो लोग जिसमें काम करते हैं वो वर्कर हैं क्राइम के, उनको उसकी प्रोसीड्स मिलती हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको जो हम जिसको बदनामी कहते हैं उनके लिए वो शोहरत है। ये बहुत बड़ा ग्लैमर है, एक थ्रिल है। ये बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। पुलिस का काम सिर्फ वर्दी पहन के डंडा लेके बंदूक लेके चलना नहीं है, यूनिफॉर्म के बाहर भी बहुत कुछ करना पड़ता है। एक खुफिया तंत्र जो हमारा इतना ख़राब हुआ है, जब तक उसको हम नहीं सुधारेंगे, खाली पंजाब की बात नहीं है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में भी हो रहा है।
अब मुंबई में भी होना शुरू हो गया है। और जहाँ के 3 पुलिस कमिश्नर मुंबई के किसी ना किसी क्राइम के चलते हुए पकड़े जाएं, अरेस्ट हो जाएं, ये बहुत शर्म की बात है। और इसी तरह पंजाब का वही हाल हो रहा है अभी, जब बड़े ऑफिसर अपनी ड्यूटी से कोताही करते हैं। एक तो किसी को ये नहीं पता कि जिस पोस्ट पे उसको लगाया गया है वो कितनी देर रहेगा। एक बड़ा केस हो गया, उससे सॉल्व नहीं हुआ, अंडर पब्लिक प्रेशर, मीडिया के प्रेशर से उसको निकाल के दूसरी जगह भेज देते हैं। नया ऑफिसर आता है, उसको अपना तंत्र मंत्र कायम करने में फिर टाइम लगता है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठी करनी होती है जिसका कंसेप्ट खत्म हो रहा है। मुझे सबसे बड़ी चिंता ये लगती है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस का काम हुआ करता था इंटेलिजेंस गैदर करना, वो सिस्टम भूल के पुलिस फिर शॉर्टकट में जा रही है टेक्निकल इंटेलिजेंस के ऊपर। टेलीफोन नंबर मिल जाए वहाँ से ट्रेस करेंगे, हमने ढूंढना नहीं है, हमें अपने पाँव गंदे नहीं करने हैं ढूंढने में। तो ये एटीट्यूड जो है वो आने वाले दिनों में पंजाब का बहुत नुकसान करेगा। फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन सर्टेन ऑफिसर। अब इस केस में भी 2-3 ऐसे ऑफिसर हैं जिनका नाम हमेशा ही इस किस्म के एनकाउंटर्स में आता है। क्या हम उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मान लें? जो एक दौर हमने मुंबई में देखा, यूपी में देखा कि जो क्रिमिनल सामने आए उसको गोली मार दो, नहीं मिला पकड़ के लाओ पूना से गोली मारो। मुंबई में ये मुंबई में कहावत है, पकड़े आदमी कहीं से जाते हैं, मारे कहीं और जाते हैं, और हादसा कहीं और का दिखाया जाता है। अब मुझे बताइए, जब इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी एनकाउंटर की, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट भेजी जाएगी या कल को कोई इंक्वायरी होगी, तो इसका विटनेस कौन होगा? कोई नहीं। मीडिया ने नहीं देखा, कैमरे सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रहे थे, एक घर दिखा रहे थे आपको, और रिपोर्टर सिर्फ इतना बता रहे थे अब गोलियों की आवाज़ फिर से शुरू हो गई है, अब गोलियों की आवाज़ बंद हो गई है। और 2 आदमियों को पकड़ने के लिए 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले, इतनी बड़ी कमांडो फोर्स, 72 मदगाड़ियाँ, पंजाब का एडिशनल डीजी वहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या इतना समय पहले इनको मिल गया कि जब पता चला कि 10:30-11 बजे 2 आदमी इस बिल्डिंग में घुसे हैं, उसके बाद सबका पंजाब पुलिस का टॉप ब्रास वहाँ पे पहुँच जाता है कि बहुत बड़े क्रिमिनल थे वो? क्या कोई एंटी नेशनल थे, कोई इंटरनेशनली वांटेड एक्यूज थे? ये पूरा ड्रामा इसलिए किया गया, इसको मीडिया अफेयर बनाया गया। ये आजकल पुलिस का ऑल ओवर इंडिया एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हर घटना को इवेंट बना दो ताकि पब्लिक खुश हो जाए। पब्लिक को खुश करने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं और मीडिया पे दिखाए जाते हैं। अब पूरा मीडिया आधे घंटे में कैसे पहुंच सकता है एक रिमोट एरिया में, गांव में? क्या कहीं से कोई लीक किया गया कि हम जा रहे हैं मध्य को मार रहे हैं, आप आ जाओ कवर करने के लिए? 200 मीटर लोग खड़े, दूर खड़े हैं सब लोग, वो बिल्डिंग को भी जूम कर के दिखाया जा रहा है, फिर भी वो बिल्डिंग बराबर दिखाई नहीं देती किसी चैनल पे। तो अब क्या कहना चाहते हो? फिर लोग शक नहीं करें तो क्या करें? अब गांव के लोगों को आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया, कोई नज़दीक नहीं आएगा। उस गांव के चारों तरफ खेतों में पुलिस वाले खड़े कर दिए कि कहीं वो 2 आरोपी वो चरी के बीच में से, जहाँ मकई जो बीजी कहते हैं, उसमें से निकल के भाग नहीं सके। मतलब 2 क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए या मारने के लिए इतना बड़ा मीडिया इवेंट बनाने की ज़रूरत क्या थी, जो मुझे समझ में नहीं आता। अगर कहीं पंजाब पुलिस को ऐसा लगता था कि 2 लोगों को पकड़ने के लिए 1000 फोर्स की ज़रूरत है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि पुलिसिंग किस किस्म की होगी। ये भी सबको पता था कि उनके पास क्या हथियार होंगे, एक AK-47 और एक पिस्टल। ये बात एक एडिशनल डीजी पंजाब के कह रहे हैं। और 2 लोग 4-5 घंटे वो 2 हथियारों से। अब मुझे बताइए पिस्टल की गोली कितनी दूर तक जाती होगी, कितनी रेंज होगी उसकी? AK-47 की कितनी रेंज है? तो कहाँ तक आप ये सब बातों को छुपाओगे या दिखाओगे?
मीडिया ने क्या दिखाया आपके सामने? पुलिस वाले वापस आ रहे हैं, पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं, ये गाड़ी आगे चली गई, ये गाड़ी पीछे आ गई, अब एक और बख्तरबंद गाड़ी आ गई, अब कमांडो फोर्स आ गई। मतलब ये क्या ये एनकाउंटर दिखा रहे थे कि जो सीनरी बयान कर रहे थे? अब चारों तरफ खेत हैं, उनमें पानी लगा हुआ है, बहुत हरियाली है, ये क्राइम सीन बता रहे हो आप? तो मैं इसलिए बेसिक सवाल खड़े करता हूँ। कल का मेरा सवाल यही था कि जिस चीज़ को किसी ने देखा ही नहीं, वन साइडेड वर्शन है, जो लोगों ने अपना बयान देना था उनको आपने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक क्रिमिनल जब आपके कब्ज़े में होता है तो 50 बातें बताता है, मर जाता है तो सब राज उसके मर जाते हैं। बहुत से केस इसीलिए डेड एंड पे पहुँच जाते हैं कि उसको बताने वाला कोई नहीं होता। तो हमें ज़रूरत आज के दिन में ये है कि वो आरोपी कटहरे में खड़े। और दूसरा सवाल आपने जो बहुत लोगों ने उठाया कि जेल में बैठ के इनको जेल भेज के कोई फ़ायदा नहीं, क्रिमिनल्स को जेल भेज के कोई फ़ायदा नहीं, इनको मार ही देना चाहिए, क्योंकि जेल में बैठ के भी ये अपनी एक्टिविटी चालू रखते हैं। दोस्तों, ये उस क्रिमिनल का कसूर नहीं है, ये हमारे उस करप्ट सिस्टम का कसूर है, जेल की अथॉरिटीज़ का कसूर है। हमारे जेल मैनुअल जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें जेलों की बनावट में बदली करनी होगी। जेल के अंदर जो सेल बने हुए हैं उनको नए तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि एक आरोपी का दूसरे आरोपी से तालमेल कम हो सके। कुछ बहुत सी चेंजेस करने वाली है जो कोई नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इनसे पैसा लेके इनको जेलों से ऑपरेट करने देते हैं, जो इनको मोबाइल फ़ोन मुहैया करवाते हैं और जो लोग इनकी मुलाकातें करवाते हैं, इनको हर किस्म की जो फैसिलिटी है वो मुहैया करवाते हैं, उन लोगों के ऊपर आपने आज तक क्या एक्शन लिया? इतने बड़े आरोपी फड़ेंगे, सबसे सब जेल में थे जिनकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। क्या एक भी जेल ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई अभी तक की गई? कुछ नहीं। किसका कसूर है? आरोपी का कसूर है या जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है? आपके पास एक जेल मंत्री है, आपके पास एक एडिशनल डीजी प्रिजन्स है, आपके पास आईजी हैं, डीआईजी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं जो जेलों की निगरानी रखते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फिक्स नहीं करते? उनके ऊपर गाज क्यों नहीं गिरती? अगर आप बीमारी तो आपको पता है लेकिन उसका इलाज आप नहीं करते, फिर बोलते हैं वो टर्मिनल इलनेस से मर गया, तो ये कसूर उन आरोपियों का नहीं है, ये सरकारी तंत्र मंत्र का कसूर है। और तीसरी बात, कोर्ट्स में अगर आप ध्यान से देखो, पुलिस जब केस को इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में लेके जाती है तो कोर्ट में ज़्यादातर देरी इसलिए होती है कि पुलिस के वकील बहस के लिए तैयार नहीं होते। आरोपी के वकील हमेशा तैयार होते हैं क्योंकि आरोपी को बाहर निकलने की जल्दी होती है। एक कत्ल करने वाले का वकील कार्रवाई शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचेगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपना जो क्लाइंट है उसको बाहर निकालूं, और पुलिस का वकील 6 तरीक़ों तक व्यस्त रहते हैं। कभी वो सरकारी वकील बीमार हो जाता है, कभी किसी दूसरे केस में बिजी होता है। एक एक वकील के पास 50-50 केस होते हैं, वो भी क्या करें। और एक्यूज़ का वकील एक ही होता है, उसी के लिए कोर्ट में आया है। तो ये सिस्टम सरकार को, जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है, उसमें बहुत सारी इनको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जो हमारा एडवोकेट जनरल का ऑफिस है उसमें स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, उसको लेटेस्ट टेक्निक बताने पड़ेंगे, उसको लीगल एडवाइस जो है वो जल्दी मुहैया करवाने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो नहीं हो रही है। फिर आप बोलते हो 15-15 साल आपको इंसाफ नहीं मिलता। उसमें कोर्ट की गलती नहीं होती, आपकी प्रोसिक्यूशन की गलती होती है। 90% केस प्रोसिक्यूशन की वजह से डिले होते हैं और 90% जजमेंट में डिफरेंट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ की जजमेंट्स में लिखा पाया जाता है कि हम एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करते हैं क्योंकि पुलिस या प्रोसिक्यूशन अपना केस सिद्ध करने में नाकाम रही है। अब बताइए जिम्मेदारी किसकी है?
ले दे के मामला फिर पुलिस पे आ जाता है। इसलिए मैं सवाल उठाता हूं कि पहले पुलिस सिस्टम सुधारिए, पुलिस रिफॉर्म कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए और शॉर्टकट में मत जाइए। आप जब तक आरोपी आपके कब्जे में है, उसकी एक्टिविटीज़ पूरी तरह नहीं तो बहुत हद तक कर्टेल होगी, और जब वो बाहर भाग रहा है तो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा ही। तो इसलिए जो लोगों ने सवाल उठाए थे, मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मेरा दोस्तों किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी ग्रुप से, किसी भी सरकार अफसर से मेरा कोई पर्सनल जाति कोई मामला नहीं है। मैं इतना जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने देखा है ज़िंदगी में बहुत क्लोजली, मैंने बहुत से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देखे हैं, जो 150-150, 200 मर्डर करने वाले भी, एनकाउंटर करने वाले। आज उनकी हालत क्या है देखिए आप। एक दो को छोड़ के सब सलाखों के पीछे बैठे हैं। अगर इसी तरह कहते हैं ना, जो आप जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। आज जो हमने अकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर ओवर डिपेंडेंस बना रखी है, इसी किस्म के लोग कल पंजाब पुलिस को तकलीफ में लाएंगे। पहले भी सो कॉल्ड कैट जो थे, ये सिंह कैट, फलाना सिंह कैट, टिमका कुमार कैट, उन लोगों ने पंजाब पुलिस का जो रेपुटेशन ख़राब किया है उसको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि और ख़राब करने की। तो आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।